Hello students, welcome to Medicus Academy by Muntazir. Today we are going to start the third lecture of human reproduction. In the first lecture we have discussed about the general aspects of the reproduction, and after that we have discussed about the scrotum. In the second lecture we have discussed the structure of the testes, the transverse section of the testes. जो भी important चीजें थी वो हमने पहले दो लेक्चर्स में डिस्कस की है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वाले लेक्चर में that is external genitalia. Male external genitalia हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं. आपको पता ही होगा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं. तो अभी हम थर्ड लेक्चर में ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको पढ़ाने जा रहे हैं. आई होप कि आप वीडियोस अच्छे से देखते होगे और नोट्स बनाते होगे. तो चलिए बेटा, ऊपर से आप हेडिंग लिखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे, पेनिस, ठीक है, पेनिस अगर हम बात करेंगे जो मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस होती है, ठीक है, पेनिस होती है. अगर हम पेनिस की बात करेंगे, इट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये जो पेनिस है ना, इसको हम कहते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया, ठीक है. पेनिस इज ए मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एंड जो ये पेनिस होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज. दो होते हैं, इनको हम कहते हैं, जो स्पेशल टिश्यूज यहां पे होते हैं ना, इनको हम इरेक्टाइल टिश्यूज कहते हैं. इनको हम इरेक्टाइल टिश्यूज कहते हैं. अगर हम बात करेंगे पेनिस की, पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द इरेक्टाइल टिश्यूज. दो टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज यहां पे प्रेजेंट होते हैं. कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. स्पॉन्जियोसम, जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इसको हम गिलेनस पेनिस भी कहते हैं. गिलेनस पेनिस भी कहते हैं, ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पेनिस. It is made up of special tissues called the erectile tissues. दो टाइप ऑफ erectile tissues यहां पे होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है. ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इसको हम गिलेनस पेनिस भी कहते हैं. ये जो दो टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, यानी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसम, दे हेल्प टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. यह हमें हेल्प करते हैं टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान. अगर हम बात करेंगे, इंटरकोर्स के दौरान इंसेमिनेशन करनी पड़ती है, यानी ये जो पेनिस है, ये स्पर्म छोड़ती है इनटू द फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट. अगर ये इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, कौन कौन, ये कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, देन इरेक्शन विल नॉट बी पॉसिबल. इरेक्शन पॉसिबल नहीं थी. जब इरेक्शन पॉसिबल नहीं थी तो इंसेमिनेशन भी नहीं कर पाते. इसीलिए ये जो पेनिस है, पेनिस बनी होती है स्पेशल टिश्यूज की, इरेक्टाइल टिश्यूज की, यानी कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, दे हेल्प टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन ड्यूरिंग इंटरकोरस. याद रखना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा. अब और एक पॉइंट यहां पे आप लिखेंगे बेटा, इसके बाद में द एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस, is called glanus penis. अगर हम enlarged end of the penis की बात करेंगे, that is called the glanus penis. और जो ये enlarged end यानी जो glanus penis है, इसका loose fold of skin होता है आगे से, ये कवर होता है by the loose fold of skin से, called the prepuce. ठीक है, इसको हम prepuce कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं बेटा foreskin. ठीक है, या इसे हम फोरस्किन कहते हैं,
ठीक है, तो और एक बार यहां पे मैं रिपीट करने जा रहा हूं, ये पॉइंट्स आप पहले लिखेंगे। अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटिला की, मेल एक्सटर्नल जेनिटिला इज पेनिस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस पेनिस की, ये दो टाइप ऑफ स्पेशल टिश्यूज की बनी होती है, इनको हम इरेक्टाइल टिश्यूज कहते हैं। नंबर 1 इज कॉर्पस कैवर्नोसम एंड नंबर 2 इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को ही हम ग्लैनस पेनिस कहते हैं। ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दे हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, जिसकी वजह से हम इंसेमिनेशन कर पाते हैं ड्यूरिंग इंटरकोरस। याद रखना, अगर हम बात करेंगे पेनिस की, द एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस, ये एनलार्ज्ड एंड जो है, एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैनस पेनिस, इसको हम ग्लैनस पेनिस कहते हैं। ये आगे से लूज फोल्ड ऑफ स्किन इस पे होता है, इसको हम फोर स्किन कहते हैं, या बेटा इसको हम या प्रिप्यूस कहते हैं, इसको हम प्रिप्यूस कहते हैं। या वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, ये लिखे। अब हम एक इंपॉर्टेंट यहां पे कंसेप्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें बहुत मजा है, जिसमें बेटा बहुत मजा है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, ये पहले बेटा लिखिए, इसके बाद ही हम आगे जाएंगे, ठीक है। करिए वीडियो को पॉज, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड यहां पे ये टॉपिक है, इसको मैं बस 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स पहले इरेक्शन हो जाती है, उसके बाद यहां पे इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म यानी सीमन हो जाता है। पहले से ही यह भी क्वेश्चन है कि पहले से ही इजैकुलेशन क्यों नहीं होती है, उसके बाद इरेक्शन हो जाए। बट अगर हम नॉर्मली देखेंगे, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, पहले यहां पे इरेक्शन हो जाती है, उसके बाद इजैकुलेशन होती है ड्यूरिंग इंटरकोरस। इसके पीछे क्या रेगुलेशन है, इसको कौन रेगुलेट करता है, यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप बिल्कुल ध्यान रखें, इसमें बहुत मजा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, दैट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटरकोर्स के दौरान पहले सिग्नल भेजता है पीएनएस को, ठीक है बेटा, पीएनएस को ये सिग्नल भेजता है, प्रोक्सिमल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पीएनएस जो है ये सिग्नल भेजता है किसको, दैट इज एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को। अगर हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की बात करें, you may be familiar with the autonomous nervous system. Autonomous nervous system के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 is parasympathetic nervous system, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और नंबर 2 पार्ट इसका होता है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीएनएस को सिग्नल भेजता है, पीएनएस जो है ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट द erection of the penis, and sympathetic nervous system regulates the ejaculation, ठीक है, ejaculation of the semen। अगर हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे इरेक्शन ऑफ द पेनिस करता है, और हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखेंगे, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन, याद रखना, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड द नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इन द लोकल टिश्यूज, in the local tissues of the penis, in the local tissues of penis।
ऑफ पिनस। अगर हम इस नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गैसियस हार्मोन, ये गैसियस हार्मोन है, ठीक है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, इसकी वजह से यहां पे नंबर 1 डायलेशन ऑफ द वेसल्स हो जाता है, डायलेशन ऑफ वेसल्स, जो वेसल्स पिनस में प्रेजेंट होती है इनकी डायलेशन हो जाएगी। नंबर 2 यहां पे रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ द पिनस, स्मूथ मसल्स ऑफ पिनस, स्मूथ मसल ऑफ पिनस की रिलैक्सेशन हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द टिश्यूज ऑफ द पिनस, इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से फिर क्या होता है, इरेक्शन ऑफ द पिनस हो जाती है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इरेक्शन ऑफ पिनस, ठीक है, पेनिस की इरेक्शन हो जाती है। सो मैं बात कर रहा हूं रेगुलेशन ऑफ द इरेक्शन की। इरेक्शन कैसे होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीएनएस को मैसेज भेजता है, पीएनएस सिग्नल भेजता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके यहां से रिलीज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इन द लोकल टिश्यूज ऑफ द पेनिस। यानी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये लोकल टिश्यूज कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में ये रिलीज हो जाता है, ये गैसेस हार्मोन। इसकी वजह से वेसल्स की डायलेशन हो जाती है पिनस में। जब वेसल्स की डायलेशन हो गई और रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स ऑफ द पिनस, पिनस के स्मूथ मसल्स ये रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ेगा टुवर्ड्स द पिनस। जब पिनस की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से इरेक्शन ऑफ पिनस हो जाता है, इरेक्शन ऑफ द पिनस, ठीक है, यानी पिनस, ये पिनस की इरेक्शन हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, इरेक्शन के बाद अब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द इजैकुलेशन। अब इसके बाद जब इरेक्शन हो गई, आफ्टर सम टाइम इसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा एक्टिवेट हो जाएगा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये नंबर 1 करता है कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ, इंपॉर्टेंट है, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ, स्मूथ मसल्स ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है, एपिडाइडिमस, वास डिफरेंस, एपिडाइडिमस और इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, जिसकी वजह से जब कंट्रैक्शन इनको हो गया, तो यहां पे इजैकुलेशन ऑफ सीमेन हो जाता है, इजैकुलेशन ऑफ सीमेन हो जाता है। दिस इज द रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। तो पहले इंटरकोरस के दौरान पहले इरेक्शन ऑफ द पेनिस कैसे हो जाता है, उसके बाद इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन कैसे हो जाता है। देखिए, मैंने बोला हमारे ब्रेन का एक हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ये रिलीज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इन द लोकल टिश्यूज ऑफ द पेनिस। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गैसियस हार्मोन, जिसकी वजह से डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाता है। जो पेनिस में ब्लड वेसल्स है, इनकी डायलेशन हो जाती है। नंबर 2 रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द पेनिस, जो स्मूथ मसल्स पेनिस में होती है, इनकी रिलैक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है टुवर्ड्स द पेनिस। जब ब्लड फ्लो बढ़ गया, वेसल्स डायलेट हो गए, दैट इज द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। इरेक्शन के थोड़ी टाइम के बाद ये एएनएस फिर से स्टिमुलेट करता है अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहां पे क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या करता है, अब यहां पे अब क्या है, यहां पे ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द पेनिस ज्यादा है। यहां पे ये जो यहां पे स्मूथ मसल्स ऑफ द पेनिस जो है, ये भी अभी डायलेटेड है। उसके बाद यहां पे इन स्मूथ मसल्स ऑफ द पेनिस, यानी वाल्स डिफरेंस के मसल्स, एपिडाइडिमस, इजैकुलेटरी डक्ट, इनकी कंट्रैक्शन ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। जब कंट्रैक्शन हो गया, तो अंदर से सीमेन बाहर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन। एंड यही मैकेनिज्म है रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। अब बताइए कि ये कंसेप्ट इस हिसाब से आपको पहली बार मेरे वीडियोस में पढ़ने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक तगड़ा वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
और अब क्वेश्चन है, कुछ लोग कुछ साल्ट यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स यूज करते हैं जिसकी वजह से इरेक्शन ज्यादा देर तक रहती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, वी हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स। ठीक है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, बस हमें यहां भी पढ़ाना है। जब आप कल आई कैन से कि जब आप किसी भी कोर्स में जाएंगे, चाहे बीएससी नर्सिंग के लिए जाएंगे, चाहे आप एमबीबीएस के लिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिकली ये चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए बी मैच्योर। तो मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोग जो है या साल्ट आते हैं बाजार में, या कुछ मेडिसिन आते हैं, इसकी वजह से इरेक्शन ज्यादा देर तक रहती है। ये जो साल्ट है, कुछ मशहूर साल्ट्स है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करेंगे, दैट इज वियाग्रा। ठीक है, ये जो वियाग्रा है, वियाग्रा में एक साल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्डेनाफिन साइट्रेट। सेल्डेनाफिन साइट्रेट, ये जो सेल्डेनाफिन साइट्रेट है, अगर अब ये गोली किसी ने ली तो यहां पे इसमें कौन सा साल्ट है? सेल्डेनाफिन साइट्रेट है। ये जो सेल्डेनाफिन साइट्रेट जो है ना, ये उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, उर्दू में मैं लिखूंगा, उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जो नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं उन रिसेप्टर्स को जो नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एंड इसीलिए जब नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो यहां पे ज्यादा देर तक इरेक्शन रहेगी। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। सो ये जो सेल्डेनाफिन साइट्रेट है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, नॉट ओनली इन द पेनिस बट इन द होल बॉडी। सो अगर हम इस वियाग्रा की बात करेंगे, इस सेल्डेनाफिन साइट्रेट की बात करेंगे, ये उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जो क्या करेंगे, जो नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जब नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो गए, इट मींस दैट इरेक्शन ज्यादा देर तक रहेगी। अब यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, अगर कोई पेशेंट है, कोई इंसान, इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, अगर मैं बात करूंगा जिसको हाइपोटेंशन रहता है, जिसको कम प्रेशर रहता है, अगर वो ये सेल्डेनाफिन साइट्रेट लेगा ना, तो उसकी वजह से ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो गया। जब ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो गया तो ब्लड वेसल ज्यादा डायलेट हो जाएंगी, जितना डायलेट हो जाएंगे उतना ब्लड प्रेशर कम रहेगा, एंड सडनली उसके हार्ट अटैक आने की चांसेस है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट होता है, इसका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, उसको ये सेल्डेनाफिन साइट्रेट डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। अब आप बताएंगे कि क्या आपको मेरे पढ़ने से कोई फायदा पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, बहुत मज़ा है इसमें, ये जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको पढ़ाया मेल एक्सटर्नल जेनिटल, दैट इज पेनिस के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी बेसिक पॉइंट्स लिखती है, वो मैंने पहले डिस्कस किए। वो जो दो टाइप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यूज, कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, वो याद रखना। और ये जो कंसेप्ट है ना, रेगुलेशन ऑफ द इरेक्शन एंड इजैकुलेशन, प्लीज ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप इस पे ध्यान देंगे ना, कंसेप्ट इस पे ध्यान देंगे ना, उतना आपको हर कोई चीज इंटरेस्टिंग लगेगी। इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and share with your friends. Thank you so much. Assalamu alaikum.